नमस्कार, मैं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। राज्य में ईडी की कार्यवाही, इनकम टैक्स की जो कार्यवाही चल रही है उसको लेकर के अब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मोर्चा खोला है और मौजूदा सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। 30 जून 2022 को जिस प्रकार IT डिपार्टमेंट ने एक बड़ी कार्रवाई की और जितने अचल और चल संपत्ति जब्त किया, ये मैं कह सकता हूँ कि ये घटना छत्तीसगढ़ महतारी को इस घटना से शर्मसार होना पड़ा। और ये तय है, ये सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त है। और कोरबा के बारे में, कोल के बारे में हम लोग कम से कम 10 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल चुके हैं। प्रति टन 25 रुपया लेने का काम ये सरकार खुलेआम कर रही है। बच्चा बच्चा जानता है कोरबा का, छत्तीसगढ़ का। उसके बाद IT कार्रवाई करती है और जो दस्तावेज जब्त हुए हैं, जो नगद 9.5 करोड़ का हुआ है, गोल्ड और ज्वेलरी मिले हैं 4-5 करोड़ के, और उसके साथ साथ कई 100 करोड़ का अवैध ट्रांजैक्शन के दस्तावेज जब्त हुए हैं। इन सब के होने के बाद भी अजीब बात यह है कि किसी मुख्यमंत्री के डिप्टी सेक्रेटरी के यहाँ 2 बार IT डिपार्टमेंट पहुंच जाए। और ये स्थिति छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से बनी हुई है। इसलिए मेरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से यही आग्रह मैं करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री को अब अपने पद में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं बचा है। उन्हें तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। वहीं इस पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि रमन सरकार के दौरान चिट फंड कंपनियां खोली हुई थी और उसके लगभग 6000 करोड़ रुपए हैं और ऐसे 6000 करोड़ रुपए को वापस दिलाने का काम प्रदेश सरकार कर रही है। क्या ईडी इन चिट फंड कंपनियों पर भी कार्यवाही करेगी? इसके बारे में भी उन्होंने सवाल खड़ा किया है। उनका कहना है कि जो सरकारी एजेंसियां हैं उसको इन पर भी कार्यवाही करते हुए लोगों को राहत पहुंचानी चाहिए। CM साहब कौन है, CM सर कौन है, CM मैडम कौन है, ये बताना चाहिए। ईडी के पास है ना केस, बताना चाहिए, उसमें कार्रवाई करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये जो चिट फंड कंपनी के पैसा जो है, सैकड़ों करोड़ रुपया आम जनता के पैसा, हजारों करोड़ पैसा, वो आम जनता का पैसा लूट के ये चिट फंड कंपनी लूट के ले गई। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? रमन सिंह, उसके परिवार के लोग, उसके बेटा, सांसद, ये लोग थे खूब प्रचार के, मतलब ब्रांड एम्बेसडर बने हुए थे। अब मैं ईडी से निवेदन करता हूँ, केंद्र सरकार से निवेदन करता हूँ कि आम जनता का 6000 करोड़ से ऊपर की राशि लेके भाग गए, तो उसकी संपत्ति हम लोग खोज रहे हैं। तो अभी तक के 40 करोड़ रुपए ही वापस कर पाए हैं, राजनांदगांव में, रायपुर में, धमतरी में, बिलासपुर में। लेकिन आंकड़ा जो हम लोग निकाले हैं वो 6000 करोड़ के आसपास आता है। इसका मतलब मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है तो उसमें फिर ईडी को इसको जांच में लेके उसमें कार्रवाई करना। देवी काली का एक आपत्तिजनक पोस्टर रिलीज किया गया है। बॉलीवुड की आदत हो चुकी है कि वो हिंदू धर्म को टारगेट करके इस तरह के पोस्टर्स बनाता है, इस तरह के फिल्में बनाता है ताकि हिंदू अपने आप में अपमानित महसूस करने लगे। ये पहली बार हो रहा है जब NSUI यानी कांग्रेस की एक इकाई ऐसे पोस्टर के खिलाफ FIR दर्ज कराने पहुंची हुई है। आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल के लोग ऐसा विरोध करते हैं, लेकिन ये पहली बार NSUI को इस बात का विरोध करते देखा गया है। इन्होंने इसका विरोध करते हुए FIR दर्ज कराई है और कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए अपने बातें रखी। देखिए, देश में ट्रेंड चल चुका है ऐसे विवादित वीडियो बनाना, ऐसे विवादित पोस्टरों को लॉन्च करना जिससे किसी भी धर्म, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म, कोई भी भारत देश का धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन अब ऐसा बॉलीवुड के द्वारा ट्रेंड चल गया है कि जानबूझ के ऐसा विवादित तस्वीर, विवादित पोस्टर और विवादित सीन को लाते हैं और इसको ट्रेंड में ले आए हैं ताकि पिक्चर को हाइप मिले। इसलिए निश्चित तौर पे भारत देश में सभी धर्म को मानने वाले लोग हैं, सभी धर्म का हम सम्मान करते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा से सभी धर्म का सम्मान करते आई है और चाहे हिंदू धर्म की बात हो, चाहे किसी भी धर्म की बात हो, जब धर्म में इस तरह की गलत तरीके से धर्म के खिलाफ और
आम लोगों की भावनाओं के खिलाफ कोई कृत्य होगा तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी NSY उसका विरोध करेगी और आज FIR दर्ज कराने इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। इस पोस्टर को लेकर के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी आपत्ति दर्ज कराई है। उनका कहना है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय देवी देवताओं का अपमान नहीं करना चाहिए और बॉलीवुड को भी अपनी सीमा में रहना चाहिए। भारत का कल्चर है, हिंदुस्तान का कल्चर है, हिंदू संस्कृति है, उसको अपमानित करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए और इसके ऊपर में गंभीरता से यहाँ रहने वाले लोगों को भी इसकी चिंता करनी चाहिए। रसोई गैस की कीमतों में 50 रुपए की वृद्धि हो गई है, जिसको लेकर के अब कांग्रेस के संचार विभाग के प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा है कि ये 50 रुपए की वृद्धि जनता के साथ अन्याय है। रसोई गैस के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी जनता के साथ अन्याय है, जनता के साथ विश्वासघात है, जनता के ऊपर अत्याचार है। जब से देश में मोदी सरकार आई है उसने रसोई गैस के दाम पे लगभग 250 गुना की बढ़ोतरी की है। पिछले 2 महीने के अंदर में रसोई गैस के दाम पे 150 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी हो गई है। जो रसोई गैस मोदी सरकार के पहले 400 रुपये में मिलती थी, मोदी सरकार के आने के बाद अब उसकी कीमत लगभग 1150 से 1150 रुपये हो जाएगी। महंगाई दूर करने का वादा करके जनता को ठगने वाली भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार अपनी गलत नीतियों के कारण लगातार जनता के ऊपर महंगाई का बोझ डाल रही है। खाद्य तेल के दाम बढ़ गए, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ गए, पेट्रोल डीजल 100 रुपये के पार हो गए और रसोई गैस के दाम तो अब गृहिणियों के पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। वहीं 50 रुपए के रसोई गैस की वृद्धि को लेकर के जब नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक से सवाल खड़ा किया गया तो उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान 10 करोड़ गैस के कनेक्शन दिए गए हैं और इन्हीं को राहत पहुंचाने के लिए ये बाजार आधारित कीमतें ऊपर नीचे हो रही हैं। उन्होंने कहा कि अभी सबसे ज़्यादा शोषित पीड़ित लोगों को ही गैस के कनेक्शन मुफ्त दिए गए हैं। आप देखे हैं कि अभी बीच में लगभग 10 करोड़ रसोई गैस इस हिंदुस्तान में मोदी जी की सरकार बनने के बाद में वितरण किया गया है। किनको किया गया है? जो शोषित रहे हैं, वंचित रहे हैं, अपने पैसे से खरीदने में जो सक्षम नहीं रहे हैं, उसमें 200 रुपये की कमी की गई है और मैं समझता हूँ एक बड़ी रियायत खास करके जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है ऐसे लोगों को दी गई है और उसका लाभ वो ले रहे हैं। जहाँ तक पेट्रोल है, डीजल है, उतार चढ़ाव आ रहे हैं। पेट्रोल में भी आपके सामने में जो कमी किया गया उनके द्वारा डीजल में कमी किया गया। हम राज्य सरकार से भी अपेक्षा किए थे और अपेक्षा कर रहे हैं कि यदि प्रधानमंत्री पूरे देश के बारे में सोच रहे हैं तो राज्य की सरकार अपने राज्य के बारे में सोचे और उसमें कमी करे जिससे यहाँ के लोगों को राहत मिल सके। अपनी विभिन्न 5 सूत्री मांगों को लेकर के आंगनबाड़ी सहायिका संघ की ओर से धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। इन्होंने कलेक्टर दर की मांग की है। इनका कहना है कि शिक्षा कर्मियों की तरह इन्हें भी वेतन दिया जाए। इसके अलावा पेंशन और ग्रेच्युटी की भी मांग इनके द्वारा की गई है। हाँ, को याद दिला दें कि इसके पहले भी इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। हालांकि प्रदेश सरकार ने इनकी कोई भी मांगे नहीं मानी है। अब ये फिर से धरना प्रदर्शन करके अपनी मांगे सरकार के सामने रख रही हैं। अब इनकी मांगों पर कितनी सुनवाई होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए अपनी मांगे रखी हैं। कलेक्टर दर में मान दे दिया जाए और शिक्षा कर्मियों के जैसे नया मतलब एक नियम लाकर शिक्षा कर्मी के जैसे हमारा भी तनख्वाह होना चाहिए। सुपरवाइजर भर्ती में बिना परीक्षा के उम्र बंधन को हटाते हुए 100% आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को लिया जाए और पेंशन ग्रेजुटी सामाजिक सुरक्षा के दृष्टि से पेंशन ग्रेजुटी लागू किया जाए और मिनी आंगनबाड़ी को आंगनबाड़ी में सम्मिलन किया जाए और सहायिकाओं को बिना मतलब शर्त के कार्यकर्ता पद खाली होती है तो उनको कार्यकर्ता पद पर लिया जाए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर विधानसभा में उन्हें याद किया गया, उन्हें नमन किया गया है और यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की है और मीडिया से चर्चा करते हुए उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी एक ऐसे महान राष्ट्रभक्त नेता हुए जिन्होंने इस देश से बंगाल को बचाने के लिए, पंजाब को बचाने के लिए और इस देश में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने के लिए और कश्मीर को बचाने के लिए कि एक देश में 2 विधान, एक देश में 2 प्रधान, एक देश में 2 निशान नहीं चलेगा। और आज मोदी जी ने उन सपनों को पूरा किया कि धारा 370 और 35A को समाप्त कर और आज कश्मीर को
भारत का अभिन्न अंग बना दिया कि जो कानून पूरे देश में लागू होंगे वही कश्मीर में लागू होंगे। ऐसे महामना पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को हम सब नमन करते हैं। CTV7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे दें अनुमति। नमस्कार।